हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपको केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पेपर देना है तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको 2026 बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री के पेपर में 70 में 70 मार्क्स यानी कि 70 में 70 अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जो है उन्हीं प्रश्नों को देने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री में हर प्रश्न से यानी कि प्रत्येक प्रश्न से जो है 5 अंक दिलाते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं केवल अपक्रिया का समीकरण देना पड़ता है, रासायनिक अपक्रिया का समीकरण देना पड़ता है। ठीक, तो वह आपका जो प्रश्न होता है, क्या होता है जब इस टाइप के प्रश्न रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में बहुत पूछे जाते हैं और इनसे आपको कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आपको लिखना कुछ नहीं होता है, केवल अपक्रिया का समीकरण देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स कि वे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या होते हैं, जब में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो 2026 बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम आपको बता दें इन प्रश्नों को क्या होता है जब ऐसे प्रश्नों को जो है हम आपके लिए उन्हीं प्रश्नों के रूप में लेके आए हैं प्यारे स्टूडेंट्स, जो कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं, कई वर्षों से, कम से कम 5 वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और अब की बार 2026 बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं और जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए, बिना लेट किए। तो देखेंगे जो आपका पहला प्रश्न होगा प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से मिल जाता है। ठीक, क्या मिलेगा भैया? क्या होता है जब बिल्कुल सिंपल है भैया, इस टाइप का प्रश्न इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अपक्रिया का केवल समीकरण देना पड़ता है, जो आपको लिखा गया है सब बिल्कुल लिखना नहीं है, सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं। क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआईपी प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सिंपल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल आसान होता है भैया। करना क्या है, इसमें देख रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराने पर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड कहा जाता है, यानी कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहा जाता है, प्राप्त होता है। ये सब आपको कुछ नहीं लिखना है, सीधा आपको इस तरह से प्रश्न मिलेगा, इसका केवल अपक्रिया का समीकरण लिखना है। इसका जो हिंदी में लिखा गया है इसको आपको नहीं लिखना है, केवल अपक्रिया का समीकरण दे देना है। तो चलिए अपक्रिया का समीकरण क्या होने वाला है इसको देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल होगा भैया, बिल्कुल आसान होगा। देखेंगे तो क्या मिला है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, भाई शुष्क ईथर है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या हो रहा है, ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं। तो भाई ब्रोमोबेंजीन है तो ब्रोमोबेंजीन को कुछ इस तरह से दिखाएंगे आप। भाई ब्रोमोबेंजीन है ना, तो ब्रोमोबेंजीन है इस तरह से। ब्रोमोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? मैग्नीशियम से कराते हैं। किससे? मैग्नीशियम से कराते हैं, यानी कि Mg से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति, यानी कि यहां पर शुष्क ईथर लिखेंगे और आपको जो है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि भाई इस तरह से MgBr प्राप्त होता है। ठीक, इसको आप बोलेंगे
फिनाइल अथवा फेनिल भी बोलते हैं, या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहा जाता है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह से प्यारे स्टूडेंट्स आपको प्राप्त हो जाता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, ये क्या है? ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन लिख देंगे भाई। नाम तो जरूर लिखेंगे, ब्रोमोबेंजीन इस तरह से। और यह जो है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लिख देते हैं, मैग्नीशियम इस तरह से नाम जरूर लिखेंगे। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है प्यारे स्टूडेंट्स, सीधा जो आपको प्रश्न दिया जाएगा, आपके लिए दिया गया शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक, तो आपको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये सब बिल्कुल नहीं लिखना है, केवल अब क्रिया का समीकरण देना है। केवल इतना आपको जो है एकदम सरल शब्दों में लिख देना है, बिल्कुल आसान शब्दों में। ठीक है भैया, इतना आपको केवल ऐसे लिखना है, केवल अब क्रिया का समीकरण दे देना है। ठीक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीवीआईपी है, बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है और अब की भी पूछा जाएगा, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, हो गया। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखेंगे भैया, अगला आपका मिला, क्या होता है जब में क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। अब क्रिया का समीकरण लिखना है प्यारे स्टूडेंट्स। देख रहे हैं ना, 2023 में, 22 में, 20 में, 18 में, 10 में, यानी कि 2010, 18, 20, 22, 2023 और अब की 2026 में भी पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक, अब क्रिया का केवल समीकरण लिखना है। क्या है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। अब क्रिया का समीकरण दे देना है। देखेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, HNO3 से कराते हैं, तो आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है भैया। आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए अब क्रिया का समीकरण क्या होगा इसको देख लेते हैं भाई। क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन यानी कि इस तरह से ये मिल जाएगा आपको क्लोरोबेंजीन। ठीक, ठीक ना, क्लियर हुआ। ये है भैया क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन की अब क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे यानी कि HNO3 से कराएंगे। ठीक, तो क्या होगा, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है भैया, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो देखेंगे क्या मिलने वाला है भाई। ये क्लोरोबेंजीन है, ये है। यहां पर देखेंगे ये जो NO3 है, NO3 में यहां से देखेंगे भाई, यह NO3 जब यहां से इसके आर्थो पोजीशन से जुड़ना चाहेगा तो इसके आर्थो पोजीशन का एक हाइड्रोजन निकलेगा और यह हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन इस NO3 के एक ऑक्सीजन को ले लेंगे और जल बन के निकल जाएंगे। क्लियर हो भैया, ये जल बन के निकल जाता है और बचा यहां पर NO2, यही NO2 यहां पर जुड़ जाता है। ठीक, इसी को बोला जाता है आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। लिख देंगे भैया, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन इस तरह से आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। ये है आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ठीक, और यह क्या भैया, नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। और देखेंगे
तो यह आपका क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। नाम जरूर लिख देंगे। अब क्रिया का समीकरण आपको केवल देना है। अब क्रिया का समीकरण देंगे और इस पूरा हिंदी में जो लिखा गया इसको नहीं लिखना है, इसको हम समझाने के लिए आपके लिए लिख दिए कि आपके समझ में आए। ठीक, और आपको केवल रासायनिक अभिक्रिया देना है, अभिक्रिया का समीकरण देना है और इस तरह से नाम लिख देना है। हो गया ना भैया? चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हो गया भैया? चलिए हो गया? ठीक, देखेंगे अगला आपका जो टॉपिक है, अगला जो आपका प्रश्न है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है। देख रहे भैया 2010 में, 2018, 2020, 2022, 2023 और अब की 2026 में भी पूछा जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत जितना सिंपल है उतना जो है वीआईपी भी है भैया, उतना जो है इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए अब क्रिया का समीकरण देख लेते हैं कि अब क्रिया का समीकरण क्या है। ठीक, देखेंगे तो अब क्रिया का समीकरण क्या होगा। चलिए भाई क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो भाई सीधी सी बात है क्लोरोबेंजीन है, यानी कि इस तरह से भैया क्लोरो, चलिए ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन। इसकी अब क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे, यानी कि H2SO4, ठीक ना, H2SO4 से कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है, आपको मिला आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। सिंपल है भैया, बहुत सरल है। आर्थो क्लोरोबेंजीन आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। अब देखेंगे भैया क्या होने वाला है, यहां पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है भाई, सीधा जितना ये था क्लोरोबेंजीन हम यहां पर लिख दिए। ठीक, अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये सल्फोनिक अम्ल होता है भैया SO3H। सल्फोनिक अम्ल का सूत्र ही होता है SO3H, इस तरह से SO3H, ये सल्फोनिक अम्ल होता है। सीधी सी बात है, सल्फोनिक अम्ल का सूत्र आपको पता है भाई, सीधी सी बात है, सूत्र चेंज होगा ही नहीं। तो सीधा आप यहां पर SO3H लगा सकते हैं, अथवा आपको हम बताएं यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यह हाइड्रोजन क्या करेगा, ठीक भैया, यह हाइड्रोजन क्या करेगा, SO3, यहां से SO3 भी निकलेगा, इस SO3 के साथ रिएक्ट होकर के सल्फोनिक अम्ल बनाएगा। और जब यहां से बेंजीन का जो यहां का हाइड्रोजन था, यहां का हाइड्रोजन और यहां का एक हाइड्रोजन, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक हाइड्रोजन निकला, इसके SO4 के SO3 के साथ केवल सल्फोनिक अम्ल बना लिया। अब बचा यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां इस बेंजीन का जो यहां का हाइड्रोजन था उसके साथ अब क्रिया करके H2 हो जाता है और एक ऑक्सीजन यहां बचा था भैया, इसके एक ऑक्सीजन से अब क्रिया करके जल बन के निकल जाता है, इस तरह से हो जाता है। क्लियर? अथवा सीधा ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, जो H2SO4 है यहां पर यह जो है जब बेंजीन के आर्थो पोजीशन से जुड़ना चाहता है तो बेंजीन के आर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन है यह निकल करके
क्या करता है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल के एक हाइड्रोजन को और एक ऑक्सीजन को लेकर के जल बन के निकल जाता है। ठीक, और बचा यहां पर HSO3 यानी कि SO3H बनता है। ठीक, जिसे आप सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। अब यही सल्फोनिक अम्ल ऑर्थो पोजीशन से जुड़ गया तो इसको बोलते हैं भैया क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इस तरह से इसका नामकरण कर देंगे, नाम लिख देंगे भैया सल्फोनिक अम्ल। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। हो गया ना भैया, इस तरह से। और ये है आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है। चलिए भैया जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हो गया भैया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देख रहे भैया 2016, 2017, 2020, 2024 और अब की 2026 का नंबर है भैया। 2026 में प्यारे स्टूडेंट्स पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब एसीटोन के साथ कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है, जिसका उपयोग एक औषधि के रूप में भी किया जाता है। आपको हिंदी हम पहले बताए कि हिंदी आपको नहीं लिखना है, केवल अब क्रिया का समीकरण लिख देना है। तो चलिए अब क्रिया का समीकरण क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं। ठीक ना, क्या मिलेगा भैया, क्रिया का समीकरण देखना है। क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं। भाई एसीटोन है भाई, कीटोन है, सिंपल सी बात है। तो उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे भाई, एसीटोन को आप ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे CH3 इस तरह से, ये तो आपका एसीटोन हो गया। अब क्या करते हैं, इसके क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे यानी कि CHCl3 से कराएंगे। ठीक ना भैया, ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया। तो आपको क्या मिलता है, क्लोरीटोन प्राप्त होता है। भाई क्लोरीटोन बनेगा। ठीक, क्लोरीटोन बनेगा यानी कि अगर इसको देखा जाए तो कुछ इस जैसे है भैया, ऐसे इसको लिखेंगे आप सीधा CH3, ये CH3 है। चलिए थोड़ा सा इसको कुछ ऐसे कर देते हैं। ठीक ना, CH3 ये जैसे था बिल्कुल वैसे रह जाएगा इतना। अब क्या होगा, इसका जब बांड टूटेगा ना, इसका बांड टूटेगा, कब टूटेगा, यहां से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अब क्रिया करना चाहेगा। जब यहां से यानी कि क्लोरोफॉर्म से, जो आपका क्लोरोफॉर्म है ये CHCl3, इस क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से अब क्रिया करना चाहेगा। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके हाइड्रोक्सी बनाएगा, कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा OH। और इधर क्या बचा भैया, इधर देख रहे हैं ये तो बॉन्ड टूट गया और यहां बचा CCl3, ये CCl3 यहां पर जुड़ जाता है। इसी को बोला जाता है क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन। चलिए यहां पर लिख देते हैं भैया, ये है क्लोरीटोन। इसी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। हो गया, ये आपका क्लोरोफॉर्म है। ये क्या भैया, क्लोरोफॉर्म। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या है भैया, कुछ नहीं है, केवल भाई अब क्रिया है तो है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है।
ठीक ना। रासायनिक अभिक्रियाओं पर दिमाग लगाना पड़ता है, बिल्कुल दिमाग लगाएंगे बिल्कुल सरल होगा। ये आपका एसीटोन है, एसीटोन लिख देते हैं, एसीटोन लिख देते हैं। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में क्या होता है जब अभिक्रिया का समीकरण लिखना होता है, तो बिल्कुल आप इस तरह से भैया लिखेंगे एकदम सरल शब्दों में, ठीक। और यही प्रश्न गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम क्लास 12 2026 के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया जल्दी कीजिए, हो गए भैया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखेंगे अगला प्रश्न आपका है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम से कराई जाती है। अब क्रिया का समीकरण देख रहे हैं भैया, कितनी लंबी लाइन लगी है, देख रहे हैं लाइन 2015, 16, 20, 22, 23, 24, 25 लगातार पूछा गया भैया, देख रहे ना 20, 22, 23, 24, 25। अब जो है 2026, बिल्कुल 2026 में पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी सरल कर लेते हैं भैया, बिल्कुल देखेंगे। चलिए क्या है कि शुष्क ईथर की अभिक्रिया जब जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम से कराने पर एथेन प्राप्त होता है। बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम से कराएंगे भैया, मेथिल क्लोराइड की क्रिया है, ठीक ना, यानी कि CH3Cl। चलिए देख लेते हैं CH3Cl। यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, जो मेथिल क्लोराइड है इसमें जो है मेथिल क्लोराइड आधिक्य में होगा, इसके मोलों की संख्या ज्यादा ही होती है। जैसे इसको हम 2CH3Cl लिख सकते हैं, ऐसे कराएंगे भैया। अगर ये 2CH3Cl है तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, CH दो बार लिख सकते हैं ना, CH3Cl ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आया। चलिए बिल्कुल सिंपल होगा। अगर ये जो मेथिल क्लोराइड है अगर दो बार लिखी गई है तो जब सोडियम से अब क्रिया कराएंगे तो सोडियम भी भैया आप दो बार ही लिखेंगे। क्लियर हुआ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इस तरह से लिखते हैं। क्या बनाएंगे? एथेन प्राप्त होता है भाई, सीधी सी बात है, एथेन प्राप्त होता है तो एथेन तो प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। देखेंगे क्या होगा भाई, एथेन C2 क्या बोलेंगे H6 कैसे मिला भैया? ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो एथेन मिला, ये मिला कैसे? यहां पर जो सोडियम है जब इसकी अब क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई जाती है तो ये सोडियम जो है ना दो बार है भैया, 2 टाइम पे है, इस पे N+1 की बैलेंसी है, और ये जो यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन पर -1 की बैलेंसी होती है। तो यहां से CH3 से एक क्लोरीन इसके साथ और इसके CH3 से एक क्लोरीन इसके साथ, ठीक, तो दो क्लोरीन इस दो सोडियम के साथ निकल जाती हैं, 2NaCl बन के अलग हो जाती हैं। क्लियर हुआ? सोडियम क्लोराइड बन के निकल जाती हैं और बचता है CH3 और CH3, यानी कि C2H6 बचता है जो एथेन है। इसी अपक्रिया को प्यारे स्टूडेंट्स उड्ज अपक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उड्ज अपक्रिया कहते हैं। ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक, ये सोडियम क्लोराइड है भैया, इसको सोडियम क्लोराइड नाम लिख देंगे, नाम जरूर लिखेंगे, ठीक ना। ये क्या भैया? सोडियम है, सोडियम लिख देंगे।
चलिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम है ना ये, सोडियम, इसको सोडियम लिख देते हैं इसे। और ये आपका क्या है भैया, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है ना आसान, बिल्कुल आसान है भैया, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। अब क्रिया का समीकरण लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखेंगे एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अब क्रिया का समीकरण क्या होगा उसको समझ लेते हैं, उसको जान लेते हैं भैया। देखेंगे एथिल अल्कोहल है भाई, एथिल अल्कोहल है यानी कि C2H5OH है। इसकी अब क्रिया किससे कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे, यानी कि PCl5 से कराएंगे, PCl5 से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता भैया, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl प्राप्त होता है। चलिए देखेंगे तो क्या होगा, एथिल क्लोराइड है, समझेंगे भैया। यहां पर एथिल अल्कोहल की क्रिया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो क्या होगा जानते हैं, यहां पर चलिए यहां जो हाइड्रॉक्सिल समूह है, इस हाइड्रॉक्सिल समूह का आयनन होगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से एक क्लोरीन निकलेगी। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर के देखेंगे भैया यह Cl बन के निकल जाता है। क्लियर, यह Cl बन के निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन के निकल जाता है। अब बचा यहां पर क्या, 4 क्लोरीन बचा है भैया, क्या बचा, 4 क्लोरीन बचा है। ठीक, अब यहां पर जब यहां से हाइड्रोजन का हाइड्रॉक्सी, देखिए भैया क्या हुआ है, एथिल अल्कोहल है ना, एथिल अल्कोहल का जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराया गया तो एथिल अल्कोहल का जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसका आयनन हुआ, यहां से हाइड्रोजन और यहां से एक क्लोरीन, यह Cl बन के निकल गए। उस समय जो यहां पर C2H5 है ये भी इसके एक क्लोरीन से अब क्रिया करती है, ये बन के निकलेगी क्या भैया, C2H5Cl बन जाती है। क्या बनता भैया, C2H5Cl बन जाता है। अब बचा यहां पर कितना, 3 क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन बचा और यहां पर एक हाइड्रोजन, सॉरी भैया 3 क्लोरीन, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन बचा, ये बनाएगा POCl3 बना लेता है, इस तरह से प्राप्त हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया भैया, कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है भैया, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा एक बार इसको फिर से समझ लेंगे, क्या हुआ है, एथिल अल्कोहल है भाई, एथिल अल्कोहल है, इसका नेम नेट करेंगे एथिल अल्कोहल, और ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाती है तो एथिल अल्कोहल का आयनन होता है, आयनों में टूटता है, तो इसका जो अल्कोहलिक ग्रुप है, हाइड्रॉक्सी समूह है, इससे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकलेगा भाई, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके एक क्लोरीन के फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के एक क्लोरीन के साथ हम क्रिया करके यह Cl बन के निकल जाता है। ठीक, और वहीं दूसरी तरफ जो C2H5 है यह भी एक क्लोरीन लेकर के C2H5Cl बन के निकल जाती है। अब इसके पास बचा 3 क्लोरीन, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन, ये बनता है POCl3 बना लेता भैया।
फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना लेता है। और क्या होगा भैया? आपका मेन प्रोडक्ट, मेन जो उत्पाद है वो एथिल क्लोराइड बनाना था भैया, ये एथिल क्लोराइड हो गया है, एथिल क्लोराइड है। इस तरह से एथिल क्लोराइड है। इसको तो आप जान ही रहे हैं भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस तरह से नाम जरूर लिखेंगे भैया। इसको बोलेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। हो गया इस तरह से। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हो गया भैया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न आपका है, फिनाल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं भैया। बिल्कुल सरल है, ठीक उसी तरह से जैसे अभी इसके पहले आप देखे रहे भैया ना, 2014, 16, 18, 22, 25, ठीक बिल्कुल लगातार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट्स। हम आपको पहले भी बताए कि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक उन्हीं प्रश्नों को देते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं कि फिनाल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब गर्म कराते हैं तो अपक्रिया क्या होती है, समीकरण देना है। देख रहे भैया, फिनाल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। चलिए देख लेते हैं अपक्रिया का समीकरण क्या होगा। फिनाल है भैया, यानी कि भाई फिनाल है तो फिनाल है, ये है फिनाल, ठीक। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराएंगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे, यानी कि PCl5 से कराएंगे। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होना है भैया, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। चलिए समझ लेते हैं, क्लोरोबेंजीन होगा तो भाई सीधी सी बात है, इस तरह से यहां से एक क्लोरीन जब यहां पर जाएगा भाई क्लोरोबेंजीन तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन और क्या होने वाला है भैया? और क्या होने वाला है देखेंगे, यहां का जो हाइड्रॉक्सी समूह है यानी कि OH जो है, यह OH अलग होगा भैया। यह OH भाई सीधी सी बात है, जब जो है क्या है फिनाल, फिनाल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का क्लोरीन यहां पर जाएगा, रिएक्ट होगा। क्योंकि यह भी हाइड्रॉक्सी अल्कोहल भी ऋण विद्युतीय है और क्लोरीन भी ऋण विद्युतीय है, तो इसकी रिएक्टिविटी रेट अधिक होने की वजह से क्लोरीन की ये जो है क्या करेगी, इसको रिप्लेस करेगी और क्लोरोबेंजीन बना लेगी। अब यहां पर जो हाइड्रॉक्सी समूह है ये अलग होगा, तो यहां का जो हाइड्रोजन है इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के एक क्लोरीन से अपक्रिया करेगा तो यह Cl बन के निकल जाएगा भैया, ठीक। एक क्लोरीन इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से एक क्लोरीन तो यहां पर चला गया और दूसरा क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ यह Cl बन के निकल गया। बचा यहां पर 3 क्लोरीन, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन, ये बना लेगा भैया POCl3 बना लेगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल है, नाम लिख देंगे भैया, इसका नाम होगा फिनाल। क्या नाम है? फिनाल है। बहुत सरल है, यह है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, पेंटाक्लोराइड है। ये क्या भैया? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन
बेंजीन है। इस तरह से इसका नाम लिख देंगे, नाम जरूर लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख देंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्या भैया, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है। हो गया, बिल्कुल सिंपल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए भैया, हो गया। चलिए भैया देखते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका है, फिनाल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। क्या होता है जब फिनाल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं? अब क्रिया का समीकरण आपको देना है। 2016 में पूछा गया, 18, 22, 23, 2025 में पूछा गया भैया। ठीक, अब की 2026 का भी नंबर है प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं क्या होगा। फिनाल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। बहुत सरल क्रिया है, बहुत सरल, सिंपल, आसान। चलिए अब क्रिया का समीकरण देख लेते हैं कि अब क्रिया का समीकरण क्या होगा। चलिए भैया, क्या होना है, जो है फिनाल है। चलिए भैया, फिनाल है तो फिनाल, फिनाल है तो फिनाल है। इस तरह से फिनाल बनाएंगे। ठीक, कि क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता भैया। सोडियम फिनॉक्साइड मतलब इस तरह से सोडियम फिनॉक्साइड। चल ONA, इसी को बोलते हैं भैया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या होना है, ऐसे नहीं मिल गया आसानी से। जब फिनाल की अब क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई गई तो क्या हुआ है, क्या होगा भैया, देखेंगे इस फिनाल का जो एल्कोहलिक ग्रुप है इसका आयनन हुआ, यहां से हाइड्रोजन निकला और सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड समूह से अब क्रिया किया। ये इतना ठीक समझ आ रहा। चलिए थोड़ा सा इसको इस तरह से क्लियर हो भैया, ऐसे कर देते हैं। क्या हुआ, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोक्साइड, ये जल बन के निकल गए होंगे भैया। इस तरह से जल बन के निकला है और सोडियम यहां पर बचा और यहां पर ऑक्सीजन, यह सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। क्लियर हो गया। ये है जल भैया, जल लिख देंगे। ये सोडियम, भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से। और ये आपका फिनाल है, इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक, चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। चलिए जल्दी करेंगे भैया। हो गया, ठीक, क्लियर हो भैया। आगे चलते हैं, चलिए देखेंगे अगला। चलिए भैया अगला आपका जो प्रश्न है, देखेंगे फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। अब क्रिया का समीकरण देना है आपको। ठीक, यानी कि क्या होता है जब फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करना है। अब क्रिया का समीकरण आपको देना है, सिंपल है। फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है भैया। चलिए समीकरण देख लेते हैं कि अब क्रिया का समीकरण क्या होगा। और हम आपको पहले भी बताए हैं कि आपको हिंदी में नहीं लिखना है, केवल अब क्रिया का समीकरण दे देना है। तो भाई फिनाल है, फिनाल की अब क्रिया किसके साथ कराएंगे,
जिंक चूड़ के साथ कराएंगे, फिनाल है ना। चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं भैया, इस तरह से। इसकी अब क्रिया जिंक चूड़ के साथ कराएंगे, यानी कि ZN के साथ कराएंगे। तो जब फिनाल की अब क्रिया जिंक चूड़ के साथ कराई जाती है, तो इस फिनाल का जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन इस ZN के साथ अब क्रिया करके ZNO बना लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। और इस जो है बेंजीन का भाई फिनाल का जो हाइड्रोजन है इस बेंजीन के पास आ जाता है, यानी कि इसका हाइड्रोजन इसके पास रह जाता है इस तरह से। ठीक, इसका खुद का हाइड्रोजन था, इस पे चला जाता है, तो ये बेंजीन बना लेती है। इसका नाम लिख देंगे भैया, ये हो गई बेंजीन। इस तरह से ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है इस तरह से। और देखेंगे ये तो जिंक ही है, जिंक है। और क्या होगा भैया, ये फिनाल है इस तरह से। समझ में आ गया। तो क्या हुआ कि फिनाल की अब क्रिया जब जिंक चूड़ के साथ कराते हैं तो इस तरह से आपको बेंजीन मिल जाता है। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलते हैं भैया। चलिए जल्दी कीजिए, हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, सांद सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। क्या भैया, सांद सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होगी, बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, यानी कि क्या होता है जब सांद सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई जाती है। अब क्रिया का समीकरण लिखना है, और आप देख रहे हैं भैया कितनी लंबी लाइन लगी है। 2012, 2013, 2015, 17, 18, 19, 22, 24, 25। अब भैया किसका नंबर है, 2026 का, यानी कि 2026 में भी पूछा जाएगा। भाई हम आपको पहले भी बताए हैं कि हम आपके लिए सब जो है छांट करके प्रश्न लाए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लाए हैं जो कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं। चलिए अब क्रिया का समीकरण देख लेते हैं। देखेंगे भैया, सांद सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल की क्रिया जब हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। बेंजोइक अम्ल की अब क्रिया जब हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे, चलिए भैया समझ लेते हैं। बेंजोइक अम्ल यानी कि इस तरह से बेंजोइक अम्ल है ना, तो बेंजीन के ऊपर COOH यानी कि COOH हो गया, COOH हो गया। इसकी अब क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे, यानी कि N3H से कराएंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। किसकी उपस्थिति में भैया, कॉन्संट्रेट H2SO4 यानी कि सांद सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो कॉन्संट्रेट हो गया H2SO4, सांद सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है भैया। एनिलीन समझेंगे क्या होगा, एनिलीन प्राप्त होगा। चलिए समझ लेते हैं भैया। देखेंगे यहां पर जो हाइड्रोजोइक अम्ल है, ठीक, यह हाइड्रोजोइक अम्ल और यहां पर जो ये बेंजोइक अम्ल है, इसमें होना क्या है कि जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराया जाएगा, इस जो है सांद सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एनिलीन प्राप्त होगा। तो भाई एनिलीन प्राप्त होगा, तो एनिलीन तो आप ऐसे जान रही भैया, बेंजीन के ऊपर NH2। अब होना है क्या जानते हैं, यहां से जो नाइट्रोजन है यानी कि हाइड्रोजोनियम का, यहां से एक नाइट्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन, ये दोनों क्या करते हैं भैया, NH2 बनाते हैं। और अब यहां पर दो नाइट्रोजन अभी बचा है, ये दो नाइट्रोजन जो है अलग हो जाएगा N2 के रूप में, और ये जो दो ऑक्सीजन और एक कार्बन बचा भैया, ये CO2 बन के अलग हो जाते हैं।
ठीक, क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं हुआ है भैया। नाम लिख देंगे, इसका नाम बेंजोइक अम्ल है तो बेंजोइक अम्ल लिख देंगे, बेंजोइक अम्ल है, हो गया बेंजोइक अम्ल, क्लियर। और ये आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक अम्ल लिख देंगे इस तरह से। एनिलीन है, एनिलीन, इस तरह से हो गया भैया। ये जो है डाई नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, क्या हुआ कि बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया जब हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजोइक अम्ल का एक नाइट्रोजन और यहां का एक हाइड्रोजन, और इस बेंजोइक अम्ल का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका एक हाइड्रोजन, यानी कि एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन, ये क्या करते हैं भैया, इस पूरे बेंजीन पर उपस्थित होकर के एनिलीन बनाते हैं। और यहाँ का जो CO है ये CO2 बन के निकल जाता है, और यहाँ का जो N2 है, दो नाइट्रोजन है, N2 के रूप में डाई नाइट्रोजन के रूप में अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया का आपका समीकरण मिल जाता है। चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए हो गया। चलिए भैया आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। एल्डिहाइड की अपक्रिया जो है टालेन अपकर्मक से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। 2020 में, 2022 में, 2023 में पूछा गया भैया। चलिए देखेंगे, एल्डिहाइड के साथ अपक्रिया टालेन अपकर्मक के साथ कराने पर रजत दर्पण बनता है। अपक्रिया का समीकरण देख लेते हैं भैया। टालेन अपकर्मक का मतलब होता है Ag2 होता है ना, Ag2O, ये टालेन अपकर्मक होता है, ठीक भैया। और रजत दर्पण आपको पता है 2Ag होता है, 2Ag होता है। चलिए समझते हैं, अपक्रिया का समीकरण देखते हैं। क्या हुआ, एल्डिहाइड के साथ, यानी कि एल्डिहाइड की क्रिया ना, एल्डिहाइड की अपक्रिया, एल्डिहाइड की अपक्रिया है भैया। चलिए तो एल्डिहाइड यानी कि RCHO की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, टालेन अपकर्मक यानी कि Ag2O के साथ कराएंगे तो रजत दर्पण प्राप्त होता है। रजत दर्पण यानी कि 2Ag प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा भैया, और क्या प्राप्त होगा देखेंगे तो चलिए क्या होगा भैया, जो एल्डिहाइड है इस एल्डिहाइड के साथ यह ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, इसके साथ आके जुड़ेगा और ये बनाएगा RC क्या भैया, OOH बनाता है। ठीक, इस तरह से क्लियर हुआ। और ये जो Ag2 है ये 2Ag के रूप में अलग हो जाती है और छेप के रूप में अलग हो जाती है। ठीक, यानी कि जब एल्डिहाइड है भैया, एल्डिहाइड की अपक्रिया जब टालेन अभिकर्मक से कराई जाती है, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड की अपक्रिया और ये टालेन अभिकर्मक है, टालेन अभिकर्मक इस तरह से भैया RCOOH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, अथवा एल्किल कार्बोक्सिल कह सकते हैं इसको, ठीक ना, अथवा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और ये आपका रजत दर्पण है, रजत दर्पण का अवक्षेप है, इस तरह से प्राप्त होता है। कहने का मतलब है एल्डिहाइड है RCHO, इसकी अपक्रिया जब टालेन अपकर्मक से कराएंगे तो टालेन अपकर्मक का जो ऑक्सीजन है
एल्डिहाइड के साथ आकर के जुड़ेगा तो क्या करता, RCOOH बनाता है। RC इसका O दो बार हुआ भैया H, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाता है। ठीक, और रजत दर्पण का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो भाई सीधी सी बात है, रजत जो है रजत दर्पण का अवक्षेप प्राप्त हो गया। इस तरह से अब क्रिया का समीकरण मिल जाता भैया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जल्दी करेंगे भैया। चलिए हो गया, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, एल्डिहाइड की क्रिया फेहलिंग विलयन के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। 2017 में, 2020 में, 2022 में और 2023 में लगातार पूछा गया भैया। देखेंगे तो एल्डिहाइड की क्रिया फेहलिंग विलयन के साथ कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। क्या है भैया, एल्डिहाइड की क्रिया फेहलिंग विलयन से कराएंगे। भाई फेहलिंग विलयन यानी कि CuO अथवा 2CuO, फेहलिंग विलयन तो यही होता है ना, 2CuO। ठीक, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। चलिए समझ लेते हैं। एल्डिहाइड है यानी कि RCHO है, इसकी अब क्रिया फेहलिंग विलयन यानी कि 2CuO से कराएंगे, यही ना भैया। तो क्या प्राप्त होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप यानी कि Cu2O प्राप्त होगा भैया। चलिए थोड़ा सा इसको हम यहां लिखते हैं, Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक, अब होना क्या है भैया, देखेंगे यहां पर मुख्य रूप से 2CuO है, यानी कि ये जो फेहलिंग विलयन है इसको बोलेंगे ना फेहलिंग विलयन, इसमें 2 कॉपर है और 2 ऑक्सीजन है। इसमें से एक ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड के साथ चला आता है, इतने के साथ ये निकल जाएगा एक ऑक्सीजन, और जो है ये बना लेगा, क्या बनाएगा भैया, RCOOH बनाता है। ठीक, अभी जिस तरह से आप समझे, इसके पहले जो समझे इस तरह से बनाएगा, और यहां पर अब एक ऑक्सीजन बचा और 2 कॉपर बचा, ये बनाएगा Cu2O बना लेता भैया। यहां पर लिख देते हैं Cu2O। ये है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, नाम लिख देंगे क्यूप्रस ऑक्साइड अवक्षेप, इस तरह से प्राप्त हो जाता है। ये आपका जो है क्या भैया, फेहलिंग विलयन है, फेहलिंग विलयन लिख देते हैं, फेहलिंग विलयन है इस तरह से, और ये आपका एल्डिहाइड है। हो गया भैया। क्या हुआ है, एल्डिहाइड की क्रिया जब फेहलिंग विलयन से कराई जाती है, 2CuO से कराई जाती, तो क्या होगा, फेहलिंग विलयन का जो ऑक्सीजन है एल्डिहाइड के साथ जुड़ करके RCOOH बनाता है, और एक ऑक्सीजन अब इसके पास बचा, 2 कॉपर, तो 2 कॉपर 1 ऑक्सीजन जो है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप दे देते हैं। ठीक है भैया, ये है आपका क्रिया का समीकरण। क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न आपका है, एसिटेमाइड, एसिटेमाइड की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। देखेंगे एसिटेमाइड की अब क्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है भैया। देखेंगे एसिटामाइड यानी कि
CH3CONH2 है। इसकी अब क्रिया जब नाइट्रस अम्ल से कराएंगे यानी कि HNO2 से कराएंगे तो देखेंगे एसिटिक अम्ल कैसे बनता है। देखेंगे ये जो नाइट्रस अम्ल है HNO2 इसमें क्या होना भैया, देखेंगे तो मुख्य रूप से इस पूरे एसिटेमाइड में ये जो हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन यहां से इस जो है नाइट्रस अम्ल के एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ये जल बन के निकल जाएगा भैया, H2O बन के निकल जाएगा। क्लियर। और क्या हुआ, इस नाइट्रस अम्ल का जो नाइट्रोजन है यहां पर और एसिटामाइड का जो एक नाइट्रोजन है, ये दोनों जो है N2 बन के निकल जाएंगे, डाई नाइट्रोजन के रूप में निकल जाएंगे। अब देखेंगे भैया यहां पर कितना ऑक्सीजन बचा, अब एक ऑक्सीजन बचा और एक हाइड्रोजन बचा। एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन CH3CO के साथ जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा CH3CO। ये तो ऑलरेडी इतना है ही है। अब यहां पर एक ऑक्सीजन था तो यह ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ये बना लेगा CH3COOH। चलिए CH3COOH बनाता है, इसी को कहते हैं भैया एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल है। ठीक, इस तरह से आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। सबका नाम लिख देंगे, ये डाई नाइट्रोजन है, ये जल है, ये क्या है नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए भैया ये क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, इस तरह से लिख देंगे, अथवा नाइट्रस अम्ल लिखते हैं इसको, नाइट्रस अम्ल इस तरह से। ठीक, और ये आपका एसिटामाइड है, एसिटामाइड है, इस तरह से इसको लिख देंगे। क्लियर हो गया। एसिटामाइड की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा करके एसिटिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। चलिए भैया जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। चलिए जल्दी कीजिए भैया। हो गया। चलिए आगे देखेंगे भैया अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं, एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है। अब क्रिया का समीकरण लिखना भैया, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर वर्ष पूछा जाता है। क्या मिला है, एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर एसीटोन साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। एसीटोन की क्रिया है हाइड्रोजन साइनाइड से जब कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा भैया, साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि एसीटोन साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। चलिए समझते हैं, एसीटोन है यानी कि इस तरह से भैया, यही ना CH3 और यहां भी CH3। ठीक, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देंगे CH3। इसकी क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे यानी कि HCN से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भैया। एसीटोन साइनोहाइड्रिन, तो पूरी संरचना इसको इस तरह से देखेंगे, ऐसे CH3 जैसे था वैसे आपको लिख देना है। ठीक, चलिए और यहां पर क्या होने वाला है, ये हाइड्रोजन साइनाइड का जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करना चाहेगा, तब जाकर के यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा भैया। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया करके OH बना लेगा, हाइड्रोक्सी बनाएगा, और ये जो CN है ये CN भी इस तरह से जुड़ जाएगा। क्लियर, इसी को बोलते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन।
एसीटोन, क्या बोलेंगे भैया, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। नाम जरूर लिखेंगे भैया, बिल्कुल। अब क्रिया का समीकरण देंगे तो नाम लिखेंगे। ये है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड लिख देंगे, हाइड्रोजन साइनाइड, इस तरह से, ठीक। और ये आपका है क्या भैया, एसीटोन, ये आपका एसीटोन है। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया जल्दी कीजिए। हो गया? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे भैया, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। तो इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मिला, क्या होता है जब, ठीक। तो भैया जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था क्या होता है जब में, हम सारा आपके केमिस्ट्री बुक से जो है दे चुके हैं, बिल्कुल। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई नया टॉपिक हो, कोई कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ेंगे, और हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, और आपका जो नया टॉपिक होगा उस नए टॉपिक को भी देंगे भैया। तो बिल्कुल आप मन से जुट जाइए, अब आपके पास समय नहीं रहा, बिल्कुल टाइम नहीं रहा। तो आज बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट डे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।